नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 यानी कार्यपत्रक संख्या 32 को। ये हमारी 23 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम राष्ट्रवाद की कहानी को थोड़ा और समझने वाले हैं। राष्ट्रवाद क्या है ये अब तक हम समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति प्रेम, प्यार, लगाव, समर्पण का भाव, एक होने का भाव, जो हमारी आपसी जो एकता है ये राष्ट्रवाद है। इसी राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप यूरोप में कई नए राष्ट्र राज्यों का गठन होता है। आज अगर हम यूरोप के मैप को देखें, यूरोप के मानचित्र को देखें तो हमें बहुत सारे देश दिखाई देंगे, लेकिन फ्रांस की क्रांति से पहले इन देशों का अस्तित्व नहीं था, यानी कि इनमें से कोई भी देश नहीं थे। उससे पहले साम्राज्य हुआ करते थे और साम्राज्य का अर्थ था कि जहां तक कब्जा हो गया वहीं पे वो राज्य बन जाता था, वहीं पे वो देश बन जाता था। उसके बाद दूसरा साम्राज्य ताकतवर हो गया तो वो उस इलाके के ऊपर कब्जा कर लेता था। यानी ऐसे राष्ट्र राज्य जो आज हम देखते हैं, ऐसे राष्ट्र राज्य पहले नहीं हुआ करते थे। इन सभी राष्ट्र राज्यों का गठन था वो राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप ही हुआ था। यानी कि जब देश के लोगों को लगा कि हमारी भाषा, संस्कृति, हमारी जो इतिहास है, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो एक है, हम सभी एक है, तो उन देश के लोगों ने मिलकर के अपने राष्ट्र राज्यों का गठन किया था। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि कैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण इसी राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप हो पाया था। आज की इस वर्कशीट में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के एकीकरण की, ब्रिटेन के अनोखे एकीकरण की। ब्रिटेन के एकीकरण की कहानी थोड़ी अनोखी थी, अलग थी, हटके थी। कैसे थी ये हम इस वर्कशीट में समझेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को समझेंगे। ये भी राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम था कि वहाँ की राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप वहाँ के लोगों में एक भावना जागृत होती है कि हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए और इसलिए हमें एक नए राष्ट्र का गठन करना चाहिए। और फलस्वरूप 1832 में जो यूनान है उसको आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल्कन का तनाव। ये बाल्कन का तनाव क्या था, इसका राष्ट्रवाद से क्या लेना देना था और क्यों इसी बाल्कन के तनाव के कारण पहला विश्व युद्ध या फिर प्रथम विश्व युद्ध होता है, ये भी हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। और सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के अनोखे एकीकरण की। ब्रिटेन का जो एकीकरण है उसकी कहानी अनोखी थी। अनोखी कहानी क्यों थी? क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण था। यानी यहां पर जो ब्रिटेन का एकीकरण था वो बिना किसी उथल पुथल या फिर क्रांति का परिणाम था। यानी कि यहां पर ना तो उथल पुथल होती है, ना क्रांति होती है, ना ही एक कतरा खून का बहता है। जैसा हमने ब्रिटेन के एकीकरण से पहले जो जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि युद्ध भी लड़े गए थे, लड़ाइयाँ भी हुई थी, लोग भी मारे गए थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ब्रिटेन के एकीकरण की कहानी अनोखी थी क्योंकि यहाँ पर यह किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी ये भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम था जो ब्रिटेन का एकीकरण था। 18वीं शताब्दी से पहले जो ब्रिटेन था वो एक राष्ट्र राज्य नहीं था। यानी ब्रिटेन नाम का कोई राष्ट्र ही अस्तित्व में नहीं था 18वीं शताब्दी से पहले। इसके एकीकरण की जो शुरुआत होती है वो 1688 से होती है। 1688 में इंग्लैंड में शानदार क्रांति होती है जिसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। बिना किसी रक्त के बहे वहां पर संसद ने राजतंत्र से शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी और उसके कारण इंग्लैंड का झुकाव था वो किसकी तरफ हो गया? लोकतंत्र की तरफ हो गया था। और इसी के कारण जो बाकी द्वीपीय राष्ट्र थे जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जो बाद में ब्रिटेन में शामिल होते हैं, उनको लगने लग गया था कि हमें इंग्लैंड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी लग गया कि हाँ जो लोकतंत्र है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो जो ब्रिटेन के एकीकरण की शुरुआत होती है वो 1688 की शानदार क्रांति के साथ होती है जिसमें संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। यानी यहाँ पर लोकतंत्र की नींव रखी जाती है और इसी के कारण जो इंग्लैंड है वो यहाँ पर लीडर बन करके उभरता है। उसके कुछ समय के बाद 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक संधि होती है और जिस संधि के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया जाता है। यानी कि ये दोनों देश मिलकर के एक नए राष्ट्र यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन करते हैं और थोड़े समय के बाद इसमें तीसरा राष्ट्र वेल्स भी शामिल हो जाता है। उसके बाद 1798 में जो आयरलैंड के लोग हैं वो एक विद्रोह करते हैं। क्यों करते हैं? वो ब्रिटेन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो विद्रोह को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। लेकिन 1801 में यानी कि उसके 3 वर्ष के बाद ही 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल कर लिया जाता है। इस तरीके से 1801 में ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये अलग थी क्योंकि इसमें क्रांति नहीं होती है, ये अलग थी क्योंकि इसमें कोई उथल पुथल नहीं होती है। और इस ब्रिटेन के एकीकरण के बाद नए ब्रिटेन के नए प्रतीक चिन्हों को अपनाया जाता है, जैसे यूनियन जैक को अपना लिया जाता है,
अंग्रेजी इंग्लिश भाषा को ब्रिटेन की भाषा घोषित कर दिया जाता है। ऐसी एक जैसी करेंसी, एक जैसी मुद्रा, एक जैसे मापतोल के पैमाने, एक जैसी प्रशासनीय व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको अपनाया जाता है। एक जैसे कानून को लागू किया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और आगे चल के यही ब्रिटेन है वो सुपर पावर के रूप में उभरता है। तो ये थी ब्रिटेन के एकीकरण की कहानी। उसके बाद हम बात करेंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की। यूनान की बात करें, यूनान जिसको हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, यूनान वो देश है जिसने पूरे विश्व को महान दार्शनिक दिए हैं, महान विचार दिए। उन्हीं महान विचारों की धरती है यूनान। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था 15वीं शताब्दी तक, यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद की बात करें तो 15वीं शताब्दी से लेकर के यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की का एक साम्राज्य था और पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर देश थे वो उसी के अधीन में आते थे। ओके, यहाँ पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनान के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय कब होता है? फ्रांस की क्रांति के बाद होता है। जब फ्रांस में क्रांति होती थी ये विचार पूरे यूरोप में फैलते हैं और इसी प्रकार के विचार है वो यूनान के देश के जो लोग हैं उसमें भी फैलते हैं। उनको भी लगता है कि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र अलग है, हम सभी आपस में जुड़े हैं, तो हमें भी एक नए राष्ट्र राज्य का गठन करना चाहिए। ये भावना उनमें पैदा होती है और परिणाम स्वरूप 1821 में वहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का बिगुल बजा दिया जाता है। यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और इसको समर्थन सिर्फ यहाँ के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि वो लोग जो यूनान से देश छोड़ करके चले गए थे या जिनको यूनान से देश निकाला दे दिया गया था उन लोगों का भी समर्थन मिलता है। पश्चिमी यूरोप के जितने भी कलाकार होते, लेखक होते, कवि होते, बुद्धिजीवी होते, उनका भी समर्थन मिलता है यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने वाले लोगों को। यानी कि यहाँ पर सिर्फ यूनान के लोग ही नहीं लगे हुए थे, बल्कि बाकी जो यूरोपीय देश थे उनके जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने भी इसको समर्थन दिया था। उन्हें भी लगता था कि हाँ, यूनान का एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठन होना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, अंग्रेजी के जो कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने तो धनराशि तक एकत्रित की थी, यानी कि पैसा कलेक्ट किया था यहाँ के लोगों के समर्थन करने के लिए और खुद युद्ध में भी गए थे। वहीं पर 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। कुस्तुनतुनिया क्या है? इस्तांबुल एक महत्वपूर्ण शहर है यूरोप का, उसी का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। तो वहाँ पर एक संधि होती है और 11 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यूनान है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो इस तरीके से यूनान का जो गठन था वो भी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का ही परिणाम था। तो ये हमने समझा कि कैसे ब्रिटेन का एकीकरण होता है और कैसे यूनान को आज़ादी या फिर स्वतंत्रता मिल पाती है। अब हम बात करेंगे बाल्कन के तनाव की। बाल्कन का तनाव जो उग्र राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद था वो बेलगाम हो चुका था, वो कच्चे में उतर चुका था, वो राष्ट्रवाद से भटक चुका था। अब जो राष्ट्रवाद था उसका स्थान ले लिया था उग्र राष्ट्रवाद ने। राष्ट्रवाद का अर्थ था कि एक जैसी भाषा, संस्कृति या फिर भौगोलिक क्षेत्र या इतिहास के आधार पर एक राष्ट्र राज्य का गठन करना और डेमोक्रेसी की तरफ आगे की तरफ बढ़ना। लेकिन जो उग्र राष्ट्रवाद था, नए वाला राष्ट्रवाद था, उसके तहत था कि अपने राष्ट्रों को ज़्यादा मजबूत बनाना। ओके, और राष्ट्रवाद के लिए युद्ध और उपनिवेशवाद को सही समझा जाने लग गया। यानी कि ये समझा जाने लग गया कि उपनिवेशवाद यानी दूसरे देशों पर कब्जा करना, युद्ध करना राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये समझा जाने लग गया था। और तीसरा, अब राष्ट्रवाद में लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि ऐसा समझा जाने लग गया था कि इससे राष्ट्र ज़्यादा मजबूत होगा। यानी ये जो भावना थी, इसी भावना के कारण बाल्कन में तनाव पैदा होता है। तो ये बाल्कन क्या है, सबसे हमें पहले समझना है कि बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। ये कहा जाता है जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप है वहाँ पर, यानी कि इटली से हम एशिया की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे कई सारे देश हैं। उन देशों के उस इलाके को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि बाल्कन भौगोलिक रूप से भी और निर्जातीय रूप से भी, यानी कि सांस्कृतिक तौर पर एक विभिन्नताओं का क्षेत्र था। इसमें आधुनिक तौर पर देशों की बात करें तो रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, इस प्रकार के देश उसमें शामिल थे। ओके, यानी कि इन सभी देशों को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता था। और ये सभी देशों की जो संस्कृति थी वो अलग थी और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी ये देश थे वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। यानी कि यहाँ पर विभिन्नताएं काफ़ी ज़्यादा थी। इन देशों में रहने वाले जो लोग थे, यहाँ के मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता है। यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र था वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यानी कि अभी तक इतनी चीज़ समझ लीजिए,
कि बाल्कन दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक हिस्सा था जिसमें छोटे छोटे कई देश थे। ये संस्कृति के आधार पर और भौगोलिक जो आधार था उस पर ये विभिन्न थे, यानी कि अलग अलग थे। यानी कि यहाँ पर भौगोलिक रूप से और संस्कृति के रूप से बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती थी। और ये पूरा का पूरा जो इलाका था, बाल्कन का जो क्षेत्र था, वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और बाद में बाल्कन राज्य में जो रोमानी राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार के कारण और ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण, यानी कि ओटोमन साम्राज्य वो कमजोर पड़ जाता है, वो टूट फूट जाता है, उसके कारण यहाँ पर एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है। इसका कारण क्या था कि एक तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना थी, दूसरा ये था कि बाल्कन जो ओटोमन साम्राज्य था वो कमजोर हो चुका था। और इसी के कारण यहाँ पर एक के बाद एक जो यूरोपीय जो राष्ट्र थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे बाल्कन राज्य में क्या हुआ कि एक तो राष्ट्रवाद की भावना थी, इन लोगों को लगा कि हाँ, हम सभी एक हैं, हम अलग राष्ट्र का गठन कर सकते हैं। और दूसरा, इसी समय में ओटोमन साम्राज्य था वो कमजोर हो चुका था। तो इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। अब घोषणा करने तक तो ठीक था, यानी कि वो घोषणा करते तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये स्वतंत्रता की घोषणा होती है, उसी आधार पे यहाँ पर टकराव शुरू हो जाता है। टकराव शुरू होने का कारण ये था कि हर एक जो बाल्कन प्रदेश था, जो नया राष्ट्र था, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पे कब्जा करना चाहता था। यानी कि नए राष्ट्र बने थे, एक संस्कृति, एक जैसी भाषा के आधार पर नए राष्ट्र बने थे। और ओटोमन साम्राज्य के बाद इन्होंने आज़ादी की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन यहाँ पर आपस में युद्ध शुरू हो जाते हैं, टकराव शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। किस लिए होती है? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पे कब्जा करना चाहते थे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच में इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उनमें भी कंपटीशन चल रहा था। यानी यहाँ पर जो आग जली हुई थी उसमें घी का काम क्या करते हैं, जो यूरोप की बड़ी शक्तियाँ थी वो भी इसमें शामिल हो जाती। यानी कि रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उनको भी लगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, मौके पे चौका लगाया जाए। तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली तौर पर इनमें से कुछ राष्ट्रों को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसके कारण ये जो समस्या है और ज़्यादा विकट हो जाती है, यानी कि ये समस्या और ज़्यादा गहरी हो जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध होते हैं और अंत में इसका परिणाम निकलता प्रथम विश्व युद्ध। ओके, तो ये थी बाल्कन की समस्या। अब यहाँ पर तो बहुत कुछ हमें पेचीदा शब्द दिया गया, रायता फैल गया। आसान से शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि बाल्कन दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक हिस्सा है। इसमें आधुनिक समय के जैसे रोमानिया, स्लोवानिया, अल्बानिया और सर्बिया, इस प्रकार के देश शामिल हैं। ठीक, ये जो देश थे वो भौगोलिक क्षेत्र पर भी और सांस्कृतिक के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। ये सभी देश ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। जैसे ही ओटोमन साम्राज्य है उसका विघटन होता है, वो कमज़ोर पड़ता है, इन सभी राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप अपने आप को आज़ाद करना घोषित कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इन स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों ने एक दूसरे देश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। अब आपस में बहुत सारे युद्ध होते हैं और ये युद्ध की स्थिति होती है और ज़्यादा विस्फोटक तब हो जाती है जब यूरोप की जो बड़ी पावर है, बड़ी शक्तियाँ जैसे रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये भी इनडायरेक्टली इस क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। उनको लगता है कि इससे उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके कारण बहुत सारे युद्ध है वो लगातार लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और उसका परिणाम निकलता प्रथम विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध है वो इसी बाल्कन जो तनाव है उसका परिणाम था। ओके, तो ये हमने समझा कि कैसे राष्ट्रवाद था वो उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाता है। यानी कि पहले राष्ट्रवाद का अर्थ क्या था? राष्ट्र राज्य का गठन करना। और बाल्कन ने हमने देखा कि यहाँ पर राष्ट्र राज्य का गठन करने से ज़्यादा था अपने देश को मजबूत करना, दूसरे देश पे कब्जा करना। इसको भी राष्ट्रवाद समझा जाने लग गया और इसको कहा गया था उग्र राष्ट्रवाद। और इसी उग्र राष्ट्रवाद के कारण बाद में आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध होता है। इसी उग्र राष्ट्रवाद के कारण आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये था हमारा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कैसे राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है और कैसे राष्ट्रवाद है अंत में उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर, ये वर्कशीट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और हम आगे बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की और इस वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से हमें प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पर कुल हमें 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते, ये हमें बताना है। कि यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होता तो मैं यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता, उन्हें यूनान की स्वतंत्रता के लिए मिलकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता। मैं यूनान के लोगों को उत्साहित करने के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत कविता लिखने का भी प्रयास करता। ओके, तो ये सब कुछ मैं करता, कवि होने के नाते यही किया जा सकता था।
उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न दिया गया कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो किसी उथल फुथल या क्रांति की नहीं बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए, यानी कि हमें ब्रिटेन के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया वो हमें बताना है। तो ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 1688 की जो शानदार क्रांति है उसके बाद संसद ने राजतंत्र से अपनी शक्तियां ले ली और ये ब्रिटेन के एकीकरण की शुरुआत थी। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक संधि होती है और इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया जाता है। 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल कर लिया जाता है और 1801 में इस तरीके से ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और नए ब्रिटेन में नए प्रतीकों को अपनाया जाता है और ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। और एकता के बाद यानी कि एकीकरण के बाद नए राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है, अंग्रेजी भाषा को ब्रिटेन की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है, एक जैसे मापतोल के पैमाने, एक जैसे कर प्रणाली को अपनाया जाता है और इस तरीके से ब्रिटेन में राष्ट्रीय की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाता है। तो ये था ब्रिटेन की एकीकरण की अनोखी प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं कि बाल्कन राज्यों की स्थिति पर हमें एक नोट लिखना है। ओके, बाल्कन तनाव पूरा नहीं बताना, स्थिति बताना कि बाल्कन देश क्या थे, क्या वो समस्या थी। तो बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विविधताओं का क्षेत्र था जो कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप में बाल्कन क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर भौगोलिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। बाल्कन में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया इत्यादि देश शामिल थे। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद यहाँ आपसी टकराव शुरू हो जाता है क्योंकि सभी राष्ट्रों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरे देश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के ऊपर कब्जा कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर टकराव की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। इस संघर्ष में बड़ी जो यूरोपीय शक्तियाँ वो शामिल हो जाती है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो यह था बाल्कन तनाव और इसी का परिणाम निकलता है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है कि 1789 की पश्चात जो 1789 है उसके पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया था, यह हमें बताना है। ठीक, यानी कि 1789 की जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था उसने कैसे यूनान और बाल्कन एरिया दोनों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया था, वहां के लोगों को मोटिवेट किया था, यह हमें बताना है। ठीक, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्र इत्यादि नए विचार दिए थे। क्रांति के इन्हीं विचारों ने यूनान और बाल्कन राज्यों में लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था क्योंकि उन देशों के लोगों को लगा था कि हाँ, हम सब भी अलग हैं, हम सब भी आपस में जुड़े हुए, इसलिए हमें भी राष्ट्र राज्य का गठन करना चाहिए। और रूढ़िवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया था, यानी कि उन्हें लगा था कि शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र का गठन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर क्रांति का सहारा लिया जाता है और उसका परिणाम निकलता है नए राष्ट्र राज्य बनते बाल्कन क्षेत्र में और यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त होती है 1832 में। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान इंपॉर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।